मैं नीतीश कुमार। आज हम शीत युद्ध के प्रभाव परिणाम की समीक्षा पर बात करेंगे। शीत युद्ध पूंजीवादी और समाजवादी खेमे के बीच की दीर्घकालिक ऐतिहासिक और वैचारिक टकराहट, उभय पक्ष का एक दूसरे के प्रति संवेदनहीन रहने की प्रवृत्ति, युद्धोत्तर काल में युद्ध दौरान के मित्रों के तितर बितर हो जाने की घटना एवं नाटो ग्रुप वर्सा पैक्ट ग्रुप की गठन की घटना ने समग्रतः शीत युद्ध को जन्म दे दिया। यह युद्ध गैर परंपरागत हथियारों से, कूटनीतिक दावपेचों से और मस्तिष्क से सोच समझकर लड़ा जाने वाला शीत युद्ध साधारणतः तीव्रता अति तीव्रता से गुजरते हुए विश्व राजनीति का प्रमुखतम लक्षण 4 दशकों तक बना रहा। ट्रूमैन, स्टालिन, आइजनहावर, ख्रुश्चेव, निक्सन, कार्टर, रीगन के दौर से गुजरते हुए शीत युद्ध ने तनाव शिथिलता का उबड़ खाबड़ रास्ता पार किया। 1990 तक कभी भी इन 4 दशकों में पूर्ण शांति नहीं देखी गई। युद्धोत्तर दुनिया ने संसार के लोगों को लगा कि वे निलंबित मृत्यु दंड में जी रहे हैं। शीत युद्ध का प्रथम दौर 1945 से 1953 का रहा, जब उभय पक्ष की सक्रियता जोरदार रही। यह ट्रूमैन बनाम और स्टालिन का दौर था। अमेरिका ने ट्रूमैन सिद्धांत, मार्शल योजना, नाटो गठन, सीटो गठन, सेंटो गठन के जरिए अपनी सक्रियता को प्रदर्शित किया। भला यूएसएसआर कैसे पीछे रहता? उसने चीन, जर्मनी, टर्की, यूनान, कोरिया के संदर्भ में अपनी सक्रियता को प्रदर्शित किया। शीत युद्ध का द्वितीय दौर 1953 से 1962 तक का है, जिसे आइजनहावर बनाम ख्रुश्चेव दौर कहा जाता है। इस दौर में दबाव तनाव में थोड़ी कमी रही, फिर भी इस दौर में ही वर्सा पैक्ट समूह का गठन हुआ और यूएसएसआर की ओर से हंगरी के मामले में सक्रियता दिखाई गई। 1962 के बाद फिर से शीत युद्ध में तेजी आई। यह कैनेडी बनाम ख्रुश्चेव का दौर था। इस दौर में क्यूबा के मुद्दे पर, वियतनाम के मुद्दे पर, अंतरिक्ष में वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा के मुद्दे पर परमाणविक प्रतिस्पर्धा ने शीत युद्ध को गतिशील बनाए रखा। इस प्रकार 1970 के दशक तक शीत युद्ध के कई मंजिलें तय कर ली थी। यह कहा जाना अत्यधिक उपयुक्त दिखता है कि शीत युद्ध में विश्व राजनीति पर, जर्मनी के स्वरूप पर, हंगरी के भविष्य पर, चीन, कोरिया, वियतनाम के हालात पर, क्यूबा के भविष्य पर, मध्य पूर्व देशों के हालात पर, यूएनओ की कार्रवाई पर, निशस्त्रीकरण पर, तृतीय विश्व युद्ध के बाद की दुनिया के देशों पर बहुत जबरदस्त असर प्रभाव डाला है। कुछ सकारात्मक प्रभाव थे, कुछ नकारात्मक प्रभाव थे। यहाँ हम शीत युद्ध के प्रभाव जर्मनी पर क्या पड़े, हंगरी पर क्या पड़े, मध्य पूर्व एशिया पर क्या पड़े, क्यूबा पर क्या पड़े, इसकी चर्चा हम करेंगे। शीत युद्ध का प्रभाव जर्मनी पर। द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित जर्मन राष्ट्र 1945 के बाद ही शीत युद्ध का समर क्षेत्र बन गया था। जर्मनी की विसैन्यकृत करने के लिए मित्र राष्ट्रों के बीच पोट्सडम समझौता संपन्न हुआ। इस समझौता के अनुसार जर्मन राष्ट्र को 4 अधिकृत क्षेत्रों में बांट दिया गया: अमेरिका अधिकृत, ब्रिटेन अधिकृत, फ्रांस अधिकृत और यूएसएसआर अधिकृत क्षेत्रों में। यूएसएसआर बनाम अन्य 3 पूंजीवादी मित्र राष्ट्रों के बीच में पोट्सडम समझौता की गई। अन्य धाराओं पर आगे चलकर तीव्र मतभेद उत्पन्न हो गया। 1 मार्च 1948 को स्थानीय मुद्रा विषयक विवाद को लेकर सोवियत संघ ने लंदन प्रोटोकॉल का पूर्ण उल्लंघन करते हुए बर्लिन नगर की घेराबंदी कर दी। इस नाकेबंदी के परिणाम स्वरूप पश्चिमी हिस्से के निवासियों के सामने दैनिक उपभोग की सामग्रियों का संकट उत्पन्न हो गया था, परंतु पश्चिमी देशों ने वायु मार्ग से आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को जारी रखा। बर्लिन की नाकेबंदी वास्तव में उभय पक्षों के बीच अपनी शक्ति को आजमाने का एक पूर्वाभ्यास था। आगे चलकर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन ने अपने संरक्षित जर्मन क्षेत्रों को आपस में मिलाकर संयुक्त पश्चिमी क्षेत्र
का निर्माण कर लिया। इस प्रकार संपूर्ण जर्मन राष्ट्र संयुक्त पश्चिम क्षेत्र बनाम रूस अधिकृत पूर्वी जर्मनी क्षेत्र में बंट गया। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को यह अनुमति दे दिया कि वे पश्चिमी हिस्से में गणतंत्र की स्थापना करें, अपने संविधान का निर्माण करें, बॉन की अपनी राजधानी घोषित करें, विदेशी मामले, विदेशी व्यापार और निशस्त्रीकरण जैसे विषय अपने पास रखें। इसी प्रकार सोवियत संघ ने अपने अधिकृत पूर्वी जर्मनी क्षेत्र में पीपुल्स गणतंत्र की स्थापना कर दी। यहाँ के चुनाव, शिक्षा, पुलिस प्रणाली को समाजवादी ढंग पर ला दिया। आगे चलकर मई 1955 में पश्चिमी देशों ने संयुक्त पश्चिमी जर्मनी को पूर्ण स्वाधीन और सर्वोच्च राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी। प्रतिक्रिया में यूएसएसआर ने भी 20 दिसंबर 1955 को पूर्वी जर्मनी के सरकार को प्रभुसत्ता और मान्यता दे दी। शीत युद्ध की भूमिका तो यहाँ तक रही कि वियना समझौते में कैनेडी ने के साथ बातचीत के बाद लौटे ख्रुश्चेव ने विलक्षण कदम उठाते हुए बर्लिन के मध्य में कंक्रीट की मोटी मजबूत दीवार खड़ी करवा दी। वास्तविकता यही है कि एकीकृत जर्मन राष्ट्र किसी भी दौर के लिए मूल्यवान मित्र भी हो सकता था और अत्यधिक खतरनाक शत्रु भी। अतः ऐसा जर्मन राष्ट्र किसी भी सुपर पावर को पसंद नहीं आ सकता था। यह विभाजित होकर ही किसी के लिए उपयोगी हो सकता था। यह स्वीकारने में कोई हिचक नहीं है कि शीत युद्ध में जर्मनी के स्वरूप को बदल दिया। पूर्वी जर्मनी और संयुक्त पश्चिमी जर्मनी के रूप में दो राष्ट्र को सामने ला दिया। जर्मनी के भविष्य पर सीधा असर शीत युद्ध का पड़ता हुआ दिखते हैं। शीत युद्ध का हंगरी पर क्या प्रभाव पड़ा? पूर्वी यूरोप का राष्ट्र हंगरी 1955 में वर्सा पैक्ट समूह में शामिल हो गया, लेकिन हंगेरियन को पूरी तौर पर साम्यवादी खेमे में वैसे ही नापसंद था जैसे पूंजीवादी खेमा। अतः 1956 में हंगरी में इमरे नेगी के नेतृत्व में सोवियत साम्यवादी अधिनायकवाद के खिलाफ तीव्र विरोध उठ खड़ा हुआ। इस विरोध को यूएसएसआर ने कठोरतापूर्वक अपनी सेना के जरिए कुचल दिया। पश्चिमी देशों ने इस मामले को यूएनओ में उठाया। यूएनओ ने मामले की जांच के लिए अपना प्रेक्षक भेजा, लेकिन सोवियत संघ ने प्रेक्षक को हंगरी में प्रवेश करने से रोक दिया। पश्चिमी देशों ने सोवियत के इस कार्रवाई की काफ़ी आलोचना की, लेकिन यूएसएसआर की भूमिका पर कोई भी असर नहीं पड़ा। सोवियत सेना के हंगरी में लगातार अत्याचार की वजह से 2 लाख हंगेरियन को अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। इससे गंभीर शरणार्थी समस्या उत्पन्न हो गई। अमेरिका प्लस नाटो सदस्य देशों ने, भारत समेत तीसरी दुनिया के कई देशों ने, यूएनओ की साधारण सभा ने भी संयुक्त प्रस्ताव पास करके यूएनओ के सुरक्षा परिषद में इस प्रश्न को उठाया गया, लेकिन सोवियत संघ के बारंबार वीटो का इस्तेमाल करते हुए हंगरी के मामले में कोई ठोस निर्णय नहीं होने दिया। हंगरी का वर्सा पैक्ट समूह राष्ट्रों में शामिल ही रहा। भले मानवीय अधिकारों की बहाली, इमेर नेगी के सरकार की पुनर्बहाली, सोवियत सेना का हंगरी से वापसी और हंगरी में लोकतांत्रिक सरकार की पुनर्वापसी की मांगें जोर शोर से उठाई जाती रही, सोवियत भूमिका पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। निसंदेह हंगरी हो या ऑस्ट्रेलिया, सबके स्वरूप और भविष्य पर शीत युद्ध ने 4 दशकों तक सीधा और गहरा असर डाला है। मध्य पूर्व पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा? द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के बाद का मध्य पूर्व लगभग शांत ही था, लेकिन 1956 के स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर इजराइल प्लस इंग्लैंड, फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से मिस्र पर हमला करने के साथ ही मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया का वातावरण संकटग्रस्त हो गया। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के दबाव और विश्व जनमत के दबाव में यद्यपि इंग्लैंड और फ्रांस को मिस्र से हटना पड़ा, लेकिन इस घटना के साथ ही मध्य पूर्व में सोवियत यूनियन के प्रभाव के बढ़ने की आशंका बढ़ गई। यूएसएसआर के प्रभाव बढ़ने की आशंका में अमेरिका ने आइजनहावर सिद्धांत को प्रतिपादित कर दिया। जर्मनी में जनवरी 1957 में प्रतिपादित इस सिद्धांत के अंतर्गत अमेरिकन कांग्रेस में राष्ट्रपति के मध्य पूर्व पश्चिमी एशिया के किसी भी देश में साम्यवादी प्रभाव के विस्तार को रोकने के लिए अमेरिकी सेना भेजने और सैन्य कार्यवाही करने का व्यापक अधिकार प्राप्त कर लिया। इस सिद्धांत के क्रियान्वित होने के साथ ही शीत युद्ध में भारी तीव्रता आ गई।
यूएसएसआर ने इसे अमेरिका के आक्रामक नीति का एक श्रृंखलाबद्ध नमूना बताया। 1958 में पहले लेबनान में और 1958 में ही जॉर्डन में आइजनहावर सिद्धांत की आड़ में अमेरिका द्वारा सीधा हस्तक्षेप किया गया। शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। दरअसल संपूर्ण मध्य पूर्व तेल कूपों के लिए विख्यात है और तेल कूपों पर नियंत्रण करने के लिए जितना अमेरिका बेचैन था उतना ही यूएसएसआर संपूर्ण मध्य पूर्व अपने सामरिक महत्व के ठिकानों के लिए भी विख्यात है। यह सामरिक महत्व के ठिकाने को अपने नियंत्रण में रखने के लिए जितना अमेरिका बेचैन था उतना ही सोवियत यूनियन। दोनों गुटों की यही रणनीति थी कि शीत युद्ध के आड़ में मध्य पूर्व में अपना प्रभाव फैलाया जाए। ईरान पर, इराक पर, सऊदी अरब पर, कुवैत पर, ओमान, बहरीन, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलीपींस, टर्की, सूडान, लीबिया और साइप्रस को अपने पक्ष में और अपने खेमे में लाया जाए। इस बेहतर राजनीति के तहत अमेरिका ने वर्सा पैक्ट का गठन किया, जिसकी वर्सा पैक्ट गठन किया। इसे ही बगदाद पैक्ट कभी कहा जाता है। अमेरिका ने वर्सा पैक्ट की प्रतिक्रिया में बगदाद पैक्ट का गठन किया था। वर्सा पैक्ट तो रसिया ने गठन किया था। यह मध्य पूर्व में सोवियत के प्रसार को रोकने के लिए बगदाद पैक्ट का जो गठन किया, इसे ही सेंटो पैक्ट भी कहा जा सकता है। यह एक सैन्य संगठन था जिसका हेडक्वार्टर बगदाद में रखा गया था। लेकिन 1958 में इराक में हुई क्रांति की वजह से बगदाद पैक्ट से इराक अलग हो गया। तब इस संगठन का सामान्य उद्देश्य से जन्म टर्की के शहर अंकारा में सुनिश्चित किया गया। पुनर्गठित इस सैन्य संगठन को ही सेंटो कहा गया। कहने का निचोड़ यही है कि शीत युद्ध ने, तेल साम्राज्यवाद ने मध्य पूर्व पश्चिमी एशिया को महाशक्तियों का अखाड़ा बना दिया। यदि आज भी यह दुनिया कुवैत संकट, सऊदी अरब का विचित्र सैन्य संकट, सैन्य बजट, इराक समस्या, इजराइल संकट, फिलिस्तीन समस्या, लेबनान संकट देखने के लिए अभिशप्त है आज भी, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं शीत युद्ध और तेल साम्राज्यवाद का असर जरूर एक कारण है। क्यूबा पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा? क्यूबा मध्य अमेरिका में पश्चिमी द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। 1959 तक क्यूबा में अमेरिका समर्थक सरकार बनी रही, लेकिन 2 जून 1961 को यहां साम्यवादी क्रांति हो गई। फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने साम्यवादी सरकार की स्थापना कर दी। यद्यपि शुरू में फिदेल कास्त्रो ने साम्यवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी कार्यक्रम से अपने आप को अलग रखने का प्रयास किया और क्यूबा की जनता को जनतांत्रिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय प्रदान करने का वचन भी दिया। लेकिन धीरे धीरे कास्त्रो सरकार का झुकाव सोवियत संघ की ओर स्पष्ट होता चला गया। इसका कारण शायद यह भी रहा होगा कि सोवियत संघ ने उसे तत्काल मान्यता देकर उसे आर्थिक सहायता देना भी प्रारंभ कर दिया था। सोवियत समर्थक से उत्साहित फिदेल कास्त्रो ने आगे क्यूबा के तमाम उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। क्यूबा स्थित इन उद्योगों में अमेरिकी उद्योगपतियों के भी करोड़ों डॉलर लगे हुए थे, जिसे एक रात में ही कास्त्रो ने सरकार ने राष्ट्रीयकरण के साथ ही जब्त कर लिया। स्वाभाविक था, इस घटना ने सुपर पावर अमेरिका को उत्तेजित कर दिया होगा। भौगोलिक रूप से क्यूबा अमेरिकी महादेश के काफ़ी निकट है। भौगोलिक रूप से क्यूबा जो अमेरिका का पड़ोसी है। ऐतिहासिक रूप से क्यूबा स्वतंत्रता के बाद अमेरिका परस्त था। आर्थिक रूप से जो क्यूबा निजी स्वामित्व और निजी लाभ आधारित पूंजीवादी तंत्र से जुड़ा हुआ था, वही क्यूबा कास्त्रो के सत्ता पर आने के साथ ही पूंजीवाद से, अमेरिका से, व्यक्तिगत स्वामित्व से और निजी लाभ आकांक्षाओं से दूर होता चला गया। सुपर पावर इसे क्यों बर्दाश्त करता? इतना ही नहीं, कास्त्रो नेतृत्व वाला क्यूबा सोवियत ब्लॉक की ओर झुकता चला गया, समाजवादी कार्यक्रम से जुड़ता चला गया, उद्योग और व्यापार के राष्ट्रीयकरण से जुड़ता चला गया, सोवियत आर्थिक सैन्य सहायता पर निर्भर होता चला गया। भला ऐसा क्यूबा अमेरिका और नाटो संगठन को क्यों पसंद आता? अमेरिका की विदेश नीति का तत्कालिक लक्ष्य ही हो गया कि क्यूबा के फिदेल कास्त्रो सरकार को बर्खास्त किया जाए, संभव हो तो इसका पतन सुनिश्चित किया जाए।
दूसरे ओर यूएसएसआर की यह जिम्मेदारी हो गई कि क्यूबा को बिना शर्त आर्थिक सहायता देना जारी रखे और अमेरिकी चुनौती के प्रत्युत्तर में क्यूबा को प्रक्षेपास्त्रों, रॉकेटों, पनडुब्बियों से लैस करके सुरक्षित बनाए रखे। क्यूबा के प्रश्न ने दोनों महाशक्तियों को 1960 के बाद आमने सामने ला दिया। यह प्रश्न 1962 तक आते आते अति गंभीर हो जाता है। तत्कालिक अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी ने क्यूबा के हवाई अड्डे की जांच पर का दबाव डाला। सोवियत प्रक्षेपास्त्रों को क्यूबा में अनावश्यक रूप से लगाए जाने का आरोप लगाया। क्यूबा का पूर्ण आर्थिक सैनिक नाकेबंदी किया जाए। ऐसा लगने लगा कि क्यूबा संकट से दो महाशक्तियों के बीच युद्ध अपरिहार्य है। लेकिन सोवियत सर्वोच्च ख्रुश्चेव की घोषणा से प्रत्यक्ष युद्ध टल गया। ख्रुश्चेव ने घोषणा की प्रक्षेपास्त्र जो क्यूबा में तुरंत हटा लिया जाए, पनडुब्बियों को वापस बुला लिया जाए। लेकिन अगले 3 दशकों तक क्यूबा शीत युद्ध का अखाड़ा बना ही रहा। केवल क्यूबा ही नहीं, शीत युद्ध ने संपूर्ण लातिन अमेरिका को प्रभावित किया है। चूंकि लैटिन अमेरिका देशों की भौगोलिक निकटता अमेरिका से थी और वैचारिक निकटता यूएसएसआर से थी, इस वजह से अमेरिका के दबाव महसूस करते हुए इन देशों को अपने पाले में रखने के लिए हर संभव बिना शर्त आर्थिक सहायता जारी रखा। कहा जा सकता है कि 1 दशक में ही अमेरिका ने लैटिन अमेरिका को $20,000 मिलियन का बिना किसी गारंटी का ऋण दिया। इन देशों के सामने अमेरिका के प्रगति के लिए मैत्री स्लोगन दिया गया है। इन देशों के नागरिकों के स्तर को उठाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया ताकि लैटिन अमेरिका के देश क्यूबा की तरह साम्यवादी खेमे में न चले जाएं। अतः यह मानने में हिचक नहीं कि लैटिन अमेरिका के स्वरूप और रंग भेद पर शीत युद्ध ने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों असर और प्रभाव डाले। समग्रतः यही कहा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के लगभग 4 दशकों तक चले शीत युद्ध में नकारात्मक परिणाम अधिक देखने को मिलते हैं, सकारात्मक परिणाम बेहद कम देखने को मिलते हैं। उत्तर कोरिया वियतनाम, यमन, जर्मनी को 2 हिस्सों में बांटकर तनाव बढ़ाने का काम किया शीत युद्ध ने। शीत युद्ध ने याल्टा सम्मेलन, पॉट्सडम संधि, लंदन प्रोटोकॉल, पेरिस सम्मेलन, वियना सम्मेलन तमाम अच्छे निष्कर्षों और भावनाओं को उलटकर विश्व को तनाव ही दिया है। शीत युद्ध ने मार्शल योजना, ट्रूमैन सिद्धांत, आइजनहावर सिद्धांत पर समान दावा प्रतिपादित, सीटो गठन, बगदाद पैक्ट गठन, क्यूबा कांड, सेंटो गठन जरिए विश्व की आक्रामकता और तनाव को बढ़ाने का काम किया है। यह सभी नकारात्मक परिणाम है। शीत युद्ध ने दुनिया को शस्त्रों की होर, परमाणविक शस्त्रों की होर की ओर मोड़ने का काम किया है। निशस्त्रीकरण के स्तंभ का गला घोट दिया है। हर तरफ सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। ऐसा हमेशा लगता रहा है कि दुनिया निलंबित युद्ध में जी रही है, दुनिया निलंबित मृत्युदंड में जी रही है। शीत युद्ध ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की शक्ति और प्रतिष्ठा को भी भारी आघात पहुंचाया है। इस संस्था के लाए गए प्रस्तावों दावों को हमेशा राष्ट्र के द्वारा वीटो लगाकर हमेशा रोका जाने का काम भी किया जाता रहा है। शीत युद्ध के अधिकतम परिणाम हम नकारात्मक ही देखते हैं, लेकिन शीत युद्ध के परिणाम नकारात्मक तो रहे ही हैं, कुछ सकारात्मक परिणाम भी हुए हैं। जैसे एशिया के राष्ट्रवादी संघर्ष की उत्पत्ति और एशिया में राष्ट्रवादी संघर्ष में असर, उत्पत्ति नहीं कहेंगे, असर। अफ्रीका के राष्ट्रवादी संघर्ष पर सकारात्मक असर पड़ा। औपनिवेश मुक्ति प्रक्रिया पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। सामूहिक रक्षा की भावना को बढ़ाने का इसने काम किया है। यूरोप के पुनर्निर्माण पर शीत युद्ध का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। आर्थिक सहयोगात्मक संगठन के उभारने का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। ओपेक समूह का गठन, सार्क का गठन आदि निशस्त्रीकरण के दिशा में कुछ पॉजिटिव प्रयास भी किए गए। जैसे एनपीटी समझौता संपन्न हुआ 1963 में
अमेरिका, इंग्लैंड और यूएसएसआर के बीच में, हॉटलाइन समझौता का संपन्न होना, परमाणु अस्त्र अप्रसार संधि का संपन्न होना 1968 में, मॉस्को और बॉन समझौता संपन्न होना 1970 में। ऐसे कई समझौते हैं जो निशस्त्रीकरण की दिशा में एक सकारात्मक परिणाम थे। ऐसे ही कुछ बेहतर परिणाम शीत युद्ध की देन है। अतः अंतिम रूप से यही कहना सर्वथा उचित दिखता है कि 4 दशकों तक विश्व को मथने वाली शीत युद्ध ने प्रधानतः नकारात्मक परिणाम ही दिए, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ सुखद और सकारात्मक परिणाम भी दिए हैं। थैंक यू।